हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ATR टॉक। कोयटा ज़िलज़िला 1935, जब 45 सेकंड में पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। अगरचा साल का ही वो वक्त था जब कोयटा के बेशतर बासी बंद कमरों के बजाय खुले आसमान तले सोने को तरजीह देते थे। मगर बदकिस्मती से वो रात आम रातों के मुकाबले में कदरे सर्द थी, और यही वजह है कि बेशतर आबादी घरों के अंदर चार दीवारियों में सो रही थी। आज से ठीक 87 बरस कबल यानी 30 और 31 मई 1935 की दरमियानी शब घरों के अंदर सोने वाले कोयटा के इन बासियों को संभलने की भी मोहलत ना मिल सकी। एक खौफनाक गरगराहट सुनाई दी और इससे कबल की नींद से हड़बड़ा कर उठने वालों को अपने नीचे मौजूद ज़मीन की तरतरा उठने की कुछ वजह समझ में आती। सब कुछ मिट चुका था। ज़मीन ने रात 3:03 पर हिलना शुरू किया और 45 सेकंड्स के इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में कोयटा शहर और सिविल लाइन्स की लगभग तमाम इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी थीं। 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला पूरे शहर को नेस्त नाबूद कर चुका था। ज़लज़ले के बाद इब्तदाई चंद दिनों में शहर की बची कुची इंतज़ामिया और फ़ौज ने इमारतों और घरों से लाशें समेटने का काम जारी रखा, मगर 4 जून तक मलबे तले दबी लाशों से उठने वाला ताफ़ुन इतना ज़्यादा हो चुका था कि मेडिकल अफसरान के मशवरे के बाद तबाहशुदा शहर को आइंदा 40 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, ताकि गली सड़ी लाशों के बायस बीमारियां फैलने का खदशा कम से कम किया जा सके। ऊपर बयान की गई तफसीलात सन 1935 में कोयटा के एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पन्हे की उस रिपोर्ट द कोयटा अर्थक्वेक ऑफ 31 मई 1935 से ली गई हैं, जो इन्होंने आला हुकाम को अरसाल की थी। इस ज़लज़ले में हलाक होने वालों की मलबे की ढेर तले तलाश और लाशों को ठिकाने लगाने का काम इतना मुश्किल था कि एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट ने इस हवाले से एक मुकम्मल बाब लिखा है। वो लिखते हैं कि 1 जून 1935 की सुबह से लाशों को उठाने का काम शुरू किया गया और 3 जून तक लगभग 5000 लाशें उठाई गईं, जिन्हें लारियों के ज़रिए शहर से मुंतकिल किया गया। मुसलमान मैयतों की शहर के जुनूब में वाक़ कब्रिस्तानों में तदफीन हुई, जबकि हिंदू शहरियों की मैयतों के क्रियाक्रम के लिए शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आर्जी शमशान घाट बनाए गए और मैयतों को जलाने के लिए तमाम दस्तयाब ज़र्राएँ से लकड़ियों का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया गया। 4 जून को लाशों से उठने वाला ताफ़ुन इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था कि कोयटा शहर को मुकम्मल सील करने का फ़ैसला किया गया और मलबे में मौजूद मज़ीद मैयतों की तलाश के काम को 20 जुलाई तक रोकना पड़ा। 4 जून से पहले तक सड़क किनारे या मलबे के ऊपर मौजूद बेशतर लाशों को उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका था। सन 2005 में BBC में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद का तयन 60,000 के लगभग किया है। ये घड़ियाल गुज़िश्ता 86 बरस से खामोश है, क्योंकि ये इस अलमनाक वाक़े का अहम गवाह है। 31 मई 1935 को सुबह 3:04 पर यह घड़ियाल इस वक्त खामोश हो गया था जब ज़लज़ले के बायस इसे नुकसान पहुँचा। बाद अज़ां इसे चलाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसे महफूज कर लिया गया, क्योंकि इस पर वो वक्त महफूज है जब कोयटा शहर पर क़यामत टूटी। इस वक्त कोयटा गैरेजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC जनरल कार्सलीक थे। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ज़लज़ले के फ़ौरन बाद कंट्रोल रूम से रब्ता किया तो इन्हें बताया गया कि शहर गिरदो गुबार में लिपटा हुआ है, हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं और ख़्याल है कि शहर तबाह हो चुका है। जनरल कार्सलीक ने फौरी तौर पर इमरजेंसी का ऐलान किया और फ़ौज को स्टैंड बाई रखने का हुक्म जारी किया। ताहम एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज ने आधे घंटे में शहर की जानिब मूव करना शुरू किया। बलूचिस्तान के जो इलाके अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, इनको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। इन्हीं इलाकों बिलखसूस अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ अंग्रेज़ों ने साबिक नाज़ी जर्मनी और साबिक सोवियत यूनियन के पेशकदमी को रोकने के लिए फ़ौजी छावनियाँ बनाई थीं, जिनमें सबसे बड़ी छावनी कोयटा की थी। अगरचे ये छावनी शहर से करीब ही वाक़ है, लेकिन इस तबाहकुन ज़लज़ले में ये महफूज रही। फ़ौजी छावनी फॉल्ट लाइन से कुछ फासले पर थी और ये छावनी जिस इलाके में कायम की गई थी वो पहाड़ के करीब था, जहाँ ज़मीन सख्त थी, जबकि छावनी और शहर के दरमियान हबीब नाले समेत 1-2 नाले और थे। चौंका हबीब नाले और दूसरे नालों की वजह से इनमें ब्रेक आया, इसलिए छावनी से पहले ज़लज़ले की शिद्दत कम हो चुकी थी। अगरचे फ़ौजी छावनी तो ज़लज़ले से बच गई, लेकिन रॉयल एयरफोर्स के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ थी। छावनी के बरक्स एयरफोर्स की तनसीबात शहर के शुमाल मगरिब में थीं, जो कि फॉल्ट लाइन के करीब होने की वजह से बुरी तरह से तबाह हुई। कोयटा में तैनात एयरफोर्स एहलकारों में नुस्फ हलाक या ज़ख्मी हो गए थे। एंकर्स में मौजूद 27 तैयारों में से सिर्फ 3 काबिल इस्तेमाल थे। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चौंका शदीद ज़लज़ले की वजह से शहर का वाहिद बिजली घर तबाह हुआ
اس لیے زلزلے کے بعد شہر مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ فوجی چھاؤنی سے نکلنے والے اہلکار جب اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر چھاؤنی سے متصل بروس روڈ، جس کو اب جنا روڈ بھی کہا جاتا ہے، کے کونے پر پہنچے تو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹس وہ واحد ذریعہ تھیں جن کی مدد سے انہوں نے شہر کی تباہی کا پہلا نظارہ کیا۔ شہر میں مسافر لاریوں سمیت جو سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، ان میں سے بیشتر زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھیں۔ تاہم اس زلزلے میں بچ جانے والے فوجی چھاؤنی میں فوج کی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ افسروں کی پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، جن کو شہر میں ریسکیو اور فوج کی نقل و حمل کے لیے استعمال میں لایا گیا۔ ایک اہم مسئلہ جو درپیش تھا وہ کوئٹہ شہر اور نواحی علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کو راشن، کپڑوں اور طبی امداد کی فراہمی کا تھا، جسے اسٹاف کالج کوئٹہ کے کرنل حواس کو سونپا گیا۔ اس مقصد کے لیے 2 گاڑیاں استعمال میں لائی گئیں، جن میں ایک میں خوراک، دوسرے میں طبی اشیاء تھیں۔ یہ گاڑیاں ابتدائی 2 ہفتوں تک لگاتار دیہاتوں کے چکر کاٹتی رہیں۔ اس وقت خوراک ذخیرہ کرنے کا بڑا ذریعہ خوراک کے ڈپو ہوتے تھے، اور حکام نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اجناس کو وہاں سے نکال کر محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ سویلین آبادی کے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کے راشن میں کمی کی گئی۔ ریس کورس میں کیمپ میں پناہ لیے ہوئے افراد کی تعداد لگ بھگ 10,000 تھی۔ رپورٹ کے مطابق گرل بریتھ اسپنی کے مقام پر ایک ڈیری فارم قائم کیا گیا تھا، اور زلزلے میں بچ جانے والی گائیں اور بھینس جو شہر میں آوارہ پھر رہی تھیں، ان کو اس ڈیری فارم میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے بہت سے مالکان بھی اپنے مال مویشیوں کو سنبھالنے سے قاصر تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مویشی حکام کے حوالے کر دیے تھے۔ اس ڈیری فارم میں نہ صرف ان جانوروں کی دیکھ بھال کی گئی بلکہ ان کا دودھ کیمپوں میں رہائش پذیر لوگوں کو مفت فراہم کیا جاتا رہا۔ ان جانوروں کی جب مزید ضرورت نہیں رہی تو ان کو ان کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ڈیری فارم کے انچارج زرعی افسر مصطفیٰ تھے۔ رپورٹ میں ان کے کام کو سراہا گیا ہے۔ ان میں بہت سارے ہلاک ہونے والوں کی یادگاریں بھی تعمیر کی گئیں، جن میں سے بعض اب بھی موجود ہیں۔ ہلاک ہونے والے مسیحیوں کی یاد میں ایک یادگار حالی روڈ پر اب بھی موجود ہے، جس پر ہلاک ہونے والے افراد کے نام نصب ہیں۔ اس زلزلے میں ریلوے کے 154 ملازمین اور ان کے 499 رشتہ دار ہلاک، جبکہ 98 ملازمین اور 181 رشتہ دار زخمی ہوئے تھے۔ ریلوے کے جو ملازمین ہلاک ہوئے تھے، ان کے نام کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے داخلی راستے پر نصب ہیں۔